तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कि राष्ट्रपति का चुनाव असल में होता कैसे है। ये वीडियो आप पूरी जरूर देखें क्योंकि सच में राष्ट्रपति का चुनाव एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इससे पहले कि हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करें, उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर और राष्ट्रपति के कार्यों पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है और भारत का ही राष्ट्रपति भारत गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष भी होता है। जब भी भारत किसी विदेश में संधि या किसी घोषणा या कोई समझौता करता है, वह भी सभी भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। चाहे उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री उस समझौते पर हस्ताक्षर करें या कुछ भी करें, लेकिन वो सभी समझौते भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। इसी प्रकार से भारत की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेना नायक है, वह भी राष्ट्रपति ही कहलाता है। और अगर भारत में किसी प्रकार के आपातकाल की घोषणा करनी हो या युद्ध की घोषणा करनी हो या शांति की घोषणा करनी हो, तब भी भारत का राष्ट्रपति ही इस सारे कार्य को करता है। वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव बताया गया है। मतलब कि हमारे भारतीय संविधान में इसका जो प्रोविज़न है वो अनुच्छेद 55 के अनुसार है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो प्रोपोर्शनली होता है, प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, और उसकी जो विधि है उसको हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो उसे कहेंगे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। सीधा जनता के द्वारा इसे नहीं चुना जाता और निर्वाचक मंडल के द्वारा इसे चुना जाता है, इसीलिए इसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो हमने बताया सीधा जनता के द्वारा नहीं होता, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जैसे हम एमएलए को चुनते हैं और एमपी को चुनते हैं, उसी प्रकार एमएलए और एमपी ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भारत संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम राष्ट्रपति चुनाव के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी का। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ वही व्यक्ति लड़ सकता है या फाइट कर सकता है जो भारत का नागरिक हो। दूसरी इसकी कंडीशन है कि उसकी उम्र, कैंडिडेट की उम्र 35 साल या 35 साल से ज़्यादा हो। उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब कि जो राष्ट्रपति का चुनाव कर रहा है या लड़ रहा है, उसमें उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी इतनी है कि वो लोकसभा के चुनाव को भी लड़ सके। चौथी बात, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। पांचवी बात में आता है कि उसे कम से कम 50 एमपी या एमएलए का रिकमेंडेशन या प्रपोजल लेटर लेना होता है। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15,000 की सिक्योरिटी भी जमा करवानी होती है। देखिए, जैसे हमने ऊपर बताया कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये सब कंडीशन होने के बावजूद भी कुछ इसमें छूट भी दी गई है कि राष्ट्रपति चुनाव को और कौन लड़ सकता है। देखिए, वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो भी उसी चुनाव को दोबारा लड़ सकता है। जैसे एक बार जो राष्ट्रपति बन चुका है वो दूसरी बार भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए फाइट कर सकता है। उसके अलावा वर्तमान उपराष्ट्रपति भी इस चुनाव को लड़ सकते हैं। किसी भी राज्य के राज्यपाल भी इस चुनाव को लड़ सकते हैं, और या किसी संघ या किसी राज्य के मंत्री भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए फाइट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि उन्हें अपने पहले वाले पद से इस्तीफा देना होगा। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से हम इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्य के जो एमएलए और जो लोकसभा के सांसद होते हैं उनके अनुपात को ही यूज किया जाता है, इसलिए इसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। अब बात करते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इसमें होता क्या है, इसमें कोई भी कैंडिडेट जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उस कैंडिडेट को वोट देता है तो वो
एक सिंगल कैंडिडेट को वोट नहीं देता, वो प्रेफरेंस वाइज देता है। मान लीजिए जैसे बैलेट पेपर से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो वो जो अपनी बैलेट पेपर में जो प्रेफरेंस देगा वो 1, 2, 3, 4 करके देगा। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो वो उसमें सबसे पहले किसे प्रेफरेंस देता है, दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस किन्हें देता है, तीसरे नंबर पे प्रेफरेंस किसे देता है और चौथे नंबर पे प्रेफरेंस किसे देता है। तो वो इस तरह से अपनी प्रेफरेंस देता है। तो इसीलिए इसे एकल संक्रमणीय या सिंगल ट्रांसफरेबल मत पत्ती कहा जाता है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने जिसे सबसे पहले उसने प्रेफरेंस दी है, अगर वो कैंडिडेट हार जाता है तो उसकी वोट को नेक्स्ट कैंडिडेट के साथ, या यूँ कहिए कि मान लीजिए 4 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हैं और जो सबसे कम वोट लेता है तो उसे उस कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा और उसको जितनी भी वोटें पड़ी हैं उनकी वोटों को बाकी के 3 कैंडिडेट्स में अनुपात में, बराबर अनुपात में ही बांट दिया जाएगा। और इसी तरह से देखिए, जो उसने जिसको वोट दी थी वो वोट खराब नहीं हुई, वोट ट्रांसफ़र हो गई, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल। आइए समझते हैं कि ये कैसे होता है और ये क्या विधि है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्य की विधानसभा के एमएलए और लोकसभा व राज्यसभा के एमपी एक अनुपात में वोट करते हैं, इसलिए इसे अनुपातिक विधि कहा जाता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो सेंसेक्स होता है उसे 1971 को ही आधार माना गया है आज तक, और यही आधार 2026 तक के इलेक्शन के लिए माना भी जाएगा जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यह होता कैसे है। सबसे पहले हम किसी राज्य की सेंसेक्स को उस राज्य के एमएलए की संख्या से भाग देते हैं और जो हमारे सामने निकल कर आता है उसे फिर से 1000 से भाग करते हैं, या कहें कि डिवाइड करते हैं। अब जो हमारे सामने आया है ये उस राज्य के एक एमएलए की वोट की वैल्यू है। उसके बाद अब पूरे स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू निकालने के लिए हम इस वैल्यू को एमएलए की संख्या से गुना किया जाता है, जिससे कि हमारे सामने उस पूरे स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए हरियाणा की जनसंख्या 1971 में 100368088 थी और हरियाणा में एमएलए हैं 90। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा, 1971 में सेंसेक्स भाग एमएलए की संख्या और भाग 1000। इस फॉर्मूले से हम हरियाणा के एक एमएलए की वोट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो हमारे सामने 112 आया, ये एक एमएलए की वोट वैल्यू है। अब इस 112 को, मतलब कि एक एमएलए की वोट वैल्यू को हम हरियाणा के सभी एमएलए की संख्या से गुना करेंगे, तो हमारे सामने पूरे हरियाणा राज्य के एमएलए की वोट वैल्यू आ जाएगी। अब जिस तरह से हमने हरियाणा के एमएलए की वोट वैल्यू को निकाला है, अब हम सभी स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू को निकाल लेते हैं और जो वैल्यू हमारे सामने आए वो आएगी 5,49,495। ये सभी स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू है। अब इसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर एमपीज़ की वोट की वैल्यू भी हमें निकालनी होगी। लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर की संख्या है 543 और राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर की संख्या है 233, तो टोटल हुआ 776। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको इसमें काउंट नहीं किया जाता। अब इस 776 को हम टोटल राज्यों के एमएलए वोट वैल्यू से भाग करेंगे, तो हमारे सामने आ जाएगी राज्यसभा और लोकसभा के एक मेंबर की वोट वैल्यू, जो कि होगी 708। अब इस वोट वैल्यू को, एमपीज़ की वोट वैल्यू को हम गुना करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर से। तो टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर थे हमारे 776, तो 708 को 776 से अगर हम गुना करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है 5,49,408। तो ये निकल आती है टोटल सांसदों की वोट की वैल्यू। अब टोटल नंबर ऑफ वोट निकालने के लिए हम टोटल वोट वैल्यू को एमएलए और टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमपीज़ को जमा कर लेते हैं। जैसे टोटल एमएलए वोट वैल्यू थी 5,49,495 और टोटल एमपीज़ वोट वैल्यू थी 5,49,408। तो इन दोनों को जमा करने पर जो हमारे सामने आएगी वो आएगी 10,98,903 और ये होगी टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। मतलब कि ये टोटल वोट्स हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए डलनी होगी। अब इस टोटल वोट्स में से
जिसे सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगी वो विनर हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो विनर होगा उसे मिनिमम 50% वोट डलना जरूरी है, प्लस एक ज़्यादा वोट डलना भी ज़रूरी है। और अगर कोई अपोजिशन में कैंडिडेट नहीं है तो बिना ऑब्जेक्शन के ही कैंडिडेट को चुन लिया जाता है। लेकिन अगर कैंडिडेट है तो फिर अच्छे से चुनाव होगा। और मान लीजिए हम इस फिगर को 10,98,903 टोटल 1000 वोट मान लेते हैं। सिर्फ हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। मान लेते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए 4 कैंडिडेट हैं, तो जिस कैंडिडेट के सबसे कम वोट होंगे उसे बाहर कर दिया जाएगा और उसकी वोट को सभी जो बाकी के 3 बचे हैं उनमें अनुपात तौर पर बांट दिया जाएगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई कैंडिडेट 50% वोट नहीं ले लेता, प्लस एक एडिशनल वोट नहीं ले लेता, जिसे इस तरह से ज़्यादा वोट पड़ेगी उसे प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है, या कहें कि विनर घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। अगर अब हम इसे समराइज करना चाहें तो हम एक नज़र में देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें एक स्टेट के एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उसके पूरे स्टेट के वोट वैल्यू निकालनी है, और फिर सभी स्टेट के एमएलएज की वोट वैल्यू हमें निकाल कर जमा करना है। तो हमारे सामने सभी स्टेट की वोट वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार हमें एमपीज की, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं, उनकी वोट वैल्यू निकालनी है। इसके बाद एमएलएज की वोट वैल्यू और एमपीज की वोट वैल्यू को जमा करेंगे। जमा करने के बाद हमारे सामने टोटल नंबर ऑफ वोट निकल कर आ जाएगी जो कि प्रेसिडेंट के लिए पड़नी है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा वोट जिसे पड़ेगी तो वो प्रेसिडेंट विनर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा लीजिए।